अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में आम इंतखाबात शुरू होने से पहले ही मुतनाज़े होते जा रहे हैं, क्योंकि मुल्क की दो बड़ी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दावा है कि इस वक्त नून लीग को इक़्तिदार में लाने के लिए सहूलतकारी की जा रही है। कल तक इमरान खान को पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर सिलेक्टेड करार दे रहे थे। आज तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिलकर नवाज शरीफ पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं। 2018 के इलेक्शन से पहले इमरान खान को नून लीग लाडला करार दे रही थी और अब 2024 के इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को लाडला प्लस करार दे दिया है और दावा किया है कि एक लाडले की जगह दूसरे लाडले को लाया गया है। सिर्फ यही नहीं, पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को गैर मामूली रियायत मिलने से मुताल्लिक अपने मुस्तकबिल का लाएअमल बनाने के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब करने जा रही है। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने दावा किया है कि अगर इलेक्शन एक मखसूस जमात यानी नून लीग को इक़्तिदार में लाने के लिए कराए जाएं तो इससे यह ज़्यादा बेहतर होगा कि उन्हें सीधा इक़्तिदार सौंप दिया जाए और एक फरेबकारी के अमल पर अरबों रुपए ज़ाया करने से बचा जाए। इस वक्त एक लाडले की जगह दूसरे लाडले को लाया गया है। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को हो सकता है कि गलत सज़ा सुनाई गई हो, लेकिन उन्हें जो मनपसंद फैसले मिल रहे हैं वो किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। हम इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा जारी रखेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे और मुस्तकबिल के लाएअमल के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब करेंगे। साथ ही पीपल्स पार्टी ने पंजाब की निगरान हुकूमत की तरफ से नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सज़ा मौतली के इक़दाम पर भी तनकीद की है और पीपल्स पार्टी के पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्जा ने वाज़ेह किया है कि अगर फैसले इस तरीके से लेने हैं तो अदालतों को ताला लगा दिया जाए। नवाज शरीफ लाडला प्लस हैं और निगरान हुकूमत इस वक्त इलेक्शन करवाने के अलावा बाकी सब कुछ कर रही है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने अदलिया पर भी नून लीग की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगा दिया है। आज इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के वकील लतीफ़ खोसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इन खदशात का इजहार करते हुए कहा है कि जो सहूलतकारी नवाज शरीफ को पेश की जा रही है बाकियों को भी फराहम की जाए। जबकि गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन ने हमारे प्रोग्राम में दावा किया कि अदालतें नवाज शरीफ की सहूलतकारी तो ना करें, कम से कम इंसाफ होता हुआ नजर तो आए। यानी तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी दोनों ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इदारे नवाज शरीफ का रास्ता हमवार कर रहे हैं। मगर अहम बात यह है कि इमरान खान की भरपूर कोशिशों के बावजूद तहरीक इंसाफ को तो इदारों तक रसाई नहीं मिल रही, अपने पैगामात का उन्हें जवाब भी नहीं मिल रहा। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ने एस्टैब्लिशमेंट के सामने लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की शिकायत रखी है? क्योंकि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने हाल ही में यह फैसला किया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक शिकायत को हल करने के लिए आसिफ अली जरदारी को इख्तियार दे दिया गया है। और फिर 9 अक्टूबर को यह खबर सामने आई कि आसिफ अली जरदारी ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पार्टी के संगीन खदशात सामने रखने के लिए मुतालिका क्वार्टर से रब्ता कर लिया है। और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा था कि जरदारी साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक कुछ मुलाकातें की हैं, वो बहुत जल्द पार्टी को इस हवाले से ब्रीफिंग देंगे। लेकिन इस बात को अब 16 दिन गुजर चुके हैं और अब भी पीपल्स पार्टी शिकायत कर रही है, नवाज शरीफ को लाडला प्लस करार दे रही है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी और पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब, कुछ दिन पहले तक आप दोनों हुकूमत पे थे, उससे कुछ दिन पहले तक इमरान खान को मिलकर निकाल रहे थे, लाडला कह रहे थे, सिलेक्टेड कह रहे थे, और अब पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को लाडला प्लस करार दे रही है और कह रहे हैं फरेब करने की क्या ज़रूरत है, अरबों रुपए ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। इलेक्शन में बेहतर है कि नून लीग को प्लेट पर रखकर इक़्तिदार दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब साहब, देखिए मामला ये है कि हर सियासी वर्कर को आने वाला रिजल्ट नजर आ रहा है और मैं आपको बड़ी दफा कह रहा हूँ ये 2013 का रिप्ले होगा और ये हालात पंजाब में खुसूसन बड़े क्लियर नजर आ रहे हैं। तो उसके बाद वक्त से पहले इस रिजल्ट को ना मानना या मुतनाज़े करना या बहाना बनाने की एक कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात ये रही, कौन सा रिलीफ हमें मिला है? रिलीफ तो हमें आज तक मिला नहीं। हमें तो वो इंसाफ और जो हमारे साथ जुल्म और ना इंसाफी हुई थी, जो हमें 4 साल 6 साल 7 साल वक्त पर मिलना चाहिए था, वो ताखीर से मिल रहा है। और वो मिल रहा है जब हमने काल कोठरियां देख ली, जलावतनियां देख ली, नाअहलियां देख ली, और जब पाकिस्तान में सिर्फ मीडिया नहीं, अदालतें नहीं, सियासी वर्कर नहीं, हर कोई बोल उठा कि ये जुल्म और ज्यादती है। सो हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, हमें तो ताखीरी वो एक इंसाफ जो है वो अब जाके मिल रहा है, जो वक्त बहुत देर पहले मिल जाना चाहिए। बाकी रही इंतखाबात की बात, तो इंतखाबात में वक्त से पहले रिजल्ट देखकर अगर पीपल्स पार्टी कुछ कह रही है तो ये बिल्कुल हकाइक के मुनाफी है कि हमें कोई सहूलत दी जा रही है। कुंडी साहब वो कह रहे हैं आपको नताइज सामने नजर आ रहे हैं, इसलिए आप लोग बयानियां बना रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसी बात नहीं है, हम कोई बयान नहीं बना रहे हैं। हम तो मियाँ साहब को वो मियाँ साहब समझते थे जो हम 2018 से लेके अपोजिशन में, पीडीएम में, इत्यादि जमात जो हमारी हुकूमत थी, हमने कहा वो बयानिया मियाँ साहब आके लेकर जाएंगे, वोट को इज्जत दो की बात करेंगे, इलेक्शन का मुतालबा मीनार पाकिस्तान तक करेंगे, वो ये क्राउड देखेंगे। ठीक है, हम मानते हैं, चलो ये मान लेते हैं कि क्राउड स्टेट स्पॉन्सर्ड थे, ये लोग लेके आए थे। तो फिर जो है वो अगर ज्यादा हो रही थी तो जो हमने पीडीएम का जलसा किया था इन्होंने ही होस्ट किया था, उस वक्त तो ये क्राउड नहीं आ रहा था जब ज्यादा हो रही थी। लेकिन वॉटएवर, हम मान लेते हैं कि ये क्राउड जो है वो था, लेकिन फिर ये इलेक्शन का मुतालबा क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो कहते हैं कहें, मियाँ साहब ने तो सब बातें की लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात ही नहीं की। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा ही नहीं किया कि इलेक्शन कराओ, क्योंकि अब देखें, अगर इनको नजर आ रहा है कि पंजाब जीत रहे हैं तो फिर इलेक्शन का मुतालबा करें। अगर इनको नजर आ रहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था तो इलेक्शन का मुतालबा नहीं किया उन्होंने। फिर जो उन्होंने वोट को इज्जत दो की बात करनी थी वो भी नहीं की। चलो, उन्होंने अच्छी बात की कि मैंने माजी में जो मैंने लोगों के गिरबान पकड़ने थे और पीडीएम के जलसों में मैंने बात की, या उसके बाद भी बात की, उनको मैंने माफ कर दिया। हम भी हमेशा ही कहते थे कि चलो माफ करें और आगे बढ़े, ये न कर। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने माफी नहीं देनी। लेकिन अच्छी बात है, इस चीज को वो छोड़ के आगे जा रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा ना हो, हम ये कह रहे हैं कि हम अभी भी समझते हैं कि मियाँ साहब ने बहुत कुछ सीखा होगा। मियाँ साहब उस सिलेक्शन के उससे नहीं गुजरेंगे। मियाँ साहब जो एक जमहूरी जो है और सियासी बंदे हैं और वो ये चीजें देख चुके हैं। अगर इस दफा सिलेक्शन हुई और साल 1.5 साल बाद फिर वो म्यूजिकल चेयर हुई कि जी फलां गद्दार हो गया, फलां मुझे वतन हो गया, फिर ऐसा ना हो कि ये लोग कहें कि 2018 का बयान हम दोबारा शुरू करते हैं, वो जो 2018 का जो बयान था उसको आगे कंटिन्यूटी करते हैं, उसकी नई वॉल्यूम शुरू करते हैं। ये सवाल मैं तलाल साहब के सामने ले जाता हूं, मगर उससे पहले कुड़ी साहब, तहरीक इंसाफ का तो एक अलमिया ये है या एक मसला ये है कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट से जवाब नहीं आ रहा है। उन्होंने बहुत दफ़ा अप्रोच करने की कोशिश की है। इमरान खान साहब जब बाहर थे तब भी कहते थे कि जी मुझसे तो कोई बात ही नहीं करने को तैयार हो रहा। अब भी खबरें बार बार आई हैं कि तहरीक इंसाफ ने अप्रोच किया, उन्हें जवाब नहीं मिल रहा। आप लोगों के तो राब्ता कायम रहे हैं ना, उनका तो जो सेम पेज था वो फट गया, आपका तो सेम पेज क्या अभी बरकरार नहीं है कि जरदारी साहब को भी जवाब नहीं मिल रहा है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही है। उन्होंने खबर आई थी 16 दिन पहले कि राब्ता करना था, क्या हुआ उसका? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है। हम हमेशा कहते हैं अगर वोट जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, पीएमएलएन को वोट मिलता है, पीटीआई को वोट मिलता है या पीपल्स पार्टी को वोट मिलता है, हम उसको मानेंगे। लेकिन जब आप एक ये तासुर देंगे, जिस तरीके से तासुर देंगे, मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है मियाँ साहब को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इनको सी ऑफ करना, उनको रिसीव करना, उनको जो भी प्रोटोकॉल या जो भी उनको एक चीज दी, अच्छी बात है। लेकिन ये चीज फिर साबिक जितने भी वज़ीर आज़म उनके साथ भी होना चाहिए, फिर ये यूसुफ ज़गिरानी के साथ भी होना चाहिए। यही बात तो उन्होंने जाके करनी थी ना, मुतल्लिका क्वार्टर से, इस्टेब्लिशमेंट से, वो की नहीं क्या उन्होंने? या जवाब अच्छा नहीं मिल रहा आपको भी, जिस के तरीके से आपको जवाब मिल ही नहीं रहा और आपको अच्छा नहीं मिल रहा? नहीं, मैं ये बात करूं जो प्रोटोकॉल जो दिया गया हुकूमत की तरफ से, मैं वो बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है, देखिए, हमेशा हमें कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। हमने अवाम की ताकत के जरिए माया, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारा मैच फिक्स हो चुका है। ख्वाजा साहब ने खुद एक टीवी प्रोग्राम में, निजी टीवी प्रोग्राम में कहा कि हमने तो मैच फिक्स कर लिया है। इनको नहीं पता कि मैच फिक्स कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता मैच कैसे। अगर आपने मैच फिक्सिंग करनी है, फिर जो चीज हम ये कहते हैं कि जो चीज 2018 में गलत थी वो अगर आज हो रही है वो भी गलत है। मगर मोहसिन नकवी साहब तो जरदारी साहब के बहुत करीब है ना, अगर इस्टेब्लिशमेंट से जवाब नहीं मिल रहा तो क्या उनसे भी नहीं मिल रहा? वो तो बहुत करीब थे उनके कि भाई ये आप उनके लिए कर रहे हैं तो हमारे लिए भी करें। देखिए, मोहसिन नकवी साहब और उनकी टीम ने कल जो काम किया वो मेरे ख्याल में उनका काम नहीं था, वो अदालतों का काम था। अदालतें ये काम कर दी, वो जो है वो खुद ये काम करने शुरू हो गए। वो जुडिशरी नहीं है, वो ये हुकूमत है और निगरान हुकूमत है। नज़दीक होना या दूर होना एक ताल्लुक है, हमारा भी एक एहतराम का रिश्ता है मियाँ साहब के साथ, उनकी तमाम लीडरशिप के साथ हमारे एक एहतराम का रिश्ता है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन कभी हमने अपने एक लिमिट से हम आगे नहीं गए। हमने कभी गालम गलोच की सियासत आपस में नहीं की और ना हम करेंगे इंशाल्लाह। हम हर पॉलिटिकल पार्टी की उसकी इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे। हमारे पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल हमारे जो सही है। तलाल साहब, जो हम करेंगे, जो कुंडी साहब कह रहे हैं कि फिर ऐसा ना हो 1-1.5 साल बाद फिर वो गद्दारी के इल्जामात लग रहे हों, फिर आप लोग वोट को इज्जत दो की बात कर रहे हों। आप तो रहनुमा उसमें से हैं जिन्होंने अपने 5 साल उस सारी की सारी स्ट्रगल के लिए कुर्बान किए और वापस आकर अगर लाडला ही बनना था तो आपको भी नहीं एहसास हो रहा कि 1.5-2 साल बाद उसी पोजीशन में वापस खड़े होंगे जो कुंडी साहब कह रहे हैं? देखिए, ये बयानिया कोई लाडला बनने के लिए बनाया गया, बिल्कुल गलत बात है। अगर हम लोगों की रोटी की बात ना करते, लोगों के रोजगार की बात ना करते, मौजूदा हालात में आम आदमी की जो मुश्किल जिंदगी है उसको आसान बनाने के नैरेटिव की बात ना करते, तो लोग ये समझते कि शायद हम एहतसाब का बयानिया देकर अपनी बच रहे हैं
परफॉर्म करने से, या हम रोटी नहीं दे सकते, इकोनॉमी सही नहीं कर सकते, गरीब का चूल्हा नहीं चला सकते। तो ये मामला ये है कि इस वक्त जो आम आदमी का मसला, अब तकरीर के बाद जितने भी सर्वेज हुए, लोगों ने जो जलसा एग्जिट था वो तो अपनी जगह उसके असरात, मगर तकरीर के असरात जो हैं वो आप देख लीजिएगा, इलेक्शन रिजल्ट बदल देंगे। सो वो लोगों को पसंद आई है और लोगों का बयानिया लोग वही चाहते हैं जो उनके मसाइल हैं। बाकी रही बात पीपल्स पार्टी की, देखिए वो बार बार कहते हैं स्टेट ओन्ड, मुझे कोई एक चीज बता दें, 15 साल में आपके पास सिंध में हुकूमत है, कभी इस तरह का जलसा, इस तरह का जोश, इस तरह का रिस्पॉन्स। कुड़ी साहब, ये जो कह रहे हैं कि सबसे अहम बात ये है और यही बयानिया सूट करता है इन्हें कि जी बात की जाए महंगाई की, बात की जाए बेहतर गवर्नेंस की। नवाज शरीफ साहब बहुत अरसे बाद आए थे, उनका इस्तकबाल हो गया, उन्होंने एक बयानिया दे दिया। आप क्या चाहते हैं कि वो अभी भी एक जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया था वोट को इज्जत दो का, उसके साथ आगे बढ़े तो आप लोग मुतमईन होंगे? कुड़ी साहब नहीं, हम ये कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करें और जो उन्होंने वोट को इज्जत देने की बात की, हम वही कहते हैं, और लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए हो। भला पंजाब की आवाम, सिंध की आवाम, जिस भी आवाम है वो नवाज शरीफ को वोट कर, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन देखें, इन्होंने कहा स्पीच की है, नवाज शरीफ साहब 2013 में भी इलेक्शन की शाम को एक स्पीच की थी कि मुझे जरा नंबर बढ़ा दें। तो वो स्पीच की मेरे ख्याल में एक जो है वो एक एक्शन रिप्ले जो है इन्होंने इधर कर दी। उस दिन तो इलेक्शन की रात की है, इन्होंने इलेक्शन से पहले एक स्पीच कर दी है जिसमें उन्होंने इलेक्शन नहीं मांगा और एक स्पीच कर दी है। देखें, बात ये कर रहे हैं, तो फिर अगर ये बात है तो फिर जब आपने पीडीएम का जलसा इसी लाहौर में किया था, लोग उस वक्त भी बड़े तंग थे। अब आप जो है उस वक्त मतलब गुजारे हाल जलसा था। आज ये बात कहते हैं कि नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ की 16 महीने नहीं गिनाते, क्या उनको आप ओन नहीं करते शहबाज शरीफ साहब को अपना वज़ीर आज़म? क्या वो आपकी पार्टी के वज़ीर आज़म नहीं? तब तो ओन करते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म थे। लेकिन बार बार ये नवाज शरीफ के दौर के माजी की जिक्र करते हैं, फिर हम कहेंगे जी 2008 के दौर 2013 से बहुत बेहतर था। लेकिन ये 16 महीने नहीं बात करते कि 16 महीने जो आपके पास थी, तो आपने लोड शेडिंग, दहशतगर्दी, इस पे क्या कुछ किया, हमने अपने इकट्ठे मुल्क एक काम किया, तो उस पर भी बताया ना कि हमने क्या क्या कुछ इस 16 महीने भी किया, उसको ऑन करें बेचारे को। शहबाज शरीफ भी आपका जो है वज़ीर आज़म है, उस बेचारे को क्यों ऑन नहीं करते हैं? तलाल साहब, ये कहीं और से नहीं, उनसे ताना आ रहा है जो कि खुद भी इत्तेहादी थे, वो कह रहे हैं हम करते हैं ऑन, नवाज शरीफ साहब नहीं कर रहे हैं शहबाज शरीफ को ऑन। देखिए, गुजारिश ये है, बिल्कुल ऑन करते हैं, और हमने हर सवाल का लोगों का जवाब देने का हम कहते हैं वो पूछे, हम हाजिर हैं। और हमने कब कहा कि वो हमारी हुकूमत नहीं थी, उसमें हमने जो काम किया है, जो डिफॉल्ट से बचाया है, जो मुश्किल हालात से निकाला है, वो आपके सामने है। लेकिन कैसे हमें देखें, 14 पार्टियों की हुकूमत जो है वो परफॉर्म पाकिस्तान में नहीं कर सकती। यहाँ पर आपको जब तक सिंपल मेजॉरिटी या अक्सरियत हासिल ना हो, आप खुल के काम नहीं कर सकते। एक 5 साल का मैंडेट ना हो, आप अपनी मर्जी से, इत्तेहादियों से, तो आपको जब आपने दर्जा चहारम का कोई आदमी बदलना होता है, उस पर भी पूछना होता है वो, और इस तरह काम नहीं हो सकता। और उसके बाद रही ये पीपल्स पार्टी, ये बयानिया क्यों नहीं बनाती या ये बात डिस्कस क्यों नहीं करती कि वो नॉन इश्यूज को क्यों लेकर आती है? इशू इस वक्त है पाकिस्तान के मसाइल को, इकोनॉमी को चलाना। तलाल साहब वो ये कह रहे हैं कि ये जो आपकी लाइन है कि इत्तेहादियों के साथ हुकूमत नहीं चलती, आप बड़े तरीके से ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि 16 महीने में अगर कुछ गलत हुआ तो इत्तेहादियों की वजह से हुआ। वो यही कह रहे हैं कि इस दफा की अंडरस्टैंडिंग है कि आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ हुकूमत चाहिए। वो कह रही है ये मैच फिक्स हुआ है आपका। शाहजेब साहब, जब पाकिस्तान का हर जुल्म और हर सख्ती नून लीग पे थी, जब जीप के निशान अलॉट हो रहे थे, जब हमारे लोग उठाए जा रहे थे, जब नाअहलियां हो रही थी, जब मियां नवाज शरीफ और पूरी क़यादत अंदर बंद थी, तो पंजाब हम फिर भी जीत गए थे। उस वक्त भी पाकिस्तान में वो जब आरटीएस बैठाया गया था तो हमारे वोट जो है वो दूसरी पार्टियों से बहुत ज्यादा थे, बस दूसरे नंबर पे थे। सो उस वक्त, और हमने कोई एक दफा जीत के नहीं दिखाया। बाकी रही बात, देखिए पीपल्स पार्टी को मान जाना चाहिए कि पंजाब जहां सबसे ज्यादा इन्हें सबसे बड़ा बैटलफील्ड है, 141 सीट्स है, वहां इनका बेस नहीं है। बार बार बिलावल साहब को लॉन्च करने की कोशिश हुई, यहाँ लोगों ने पिक नहीं किया, लोग परफॉर्मेंस पे जाते हैं पंजाब में, यहाँ पर सियासत जो है वो नारे पे नहीं चलती। और बाकी रही तो ये बात, क्या कुड़ी साहब, ये इशू है कि कहीं ना कहीं उम्मीद थी पीपल्स पार्टी को कि उन्हें हिस्सा मिलेगा, वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से वो मामला हुआ नहीं आप लोगों के लिए, एक तो उसकी नाराजगी है, दूसरा कहीं आपको डर है कि नून लीग अकेली हुकूमत बना लेगी, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें? देखिए, हमें कोई ना हिस्सा चाहिए और ना हमने किसी डिमांड किया, ना हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड में, हमने हमेशा अवाम की ताकत पे हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं, ये मुवाजना करते हैं माजी की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के अराइवल का। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जो है एक डिक्टेटर को ललकार के वो पाकिस्तान आई थी, ये तो स्टेट ओन प्रोग्राम पे पाकिस्तान आए हैं, ठीक है।
इनको वो मुश्किलात नहीं थी। जब वो मुश्किलात थी तो एक जहाज में, जिस जहाज में आए थे उस जहाज में फिर वापस भी चले गए, तो एयरपोर्ट को एक बंदा भी नजर आया था। मुश्किल टाइम जब था, आपको भी याद होगा कि लोग एयरपोर्ट तक पहुंचना गवारा नहीं किया, एयरपोर्ट से ही जो है वो एयरपोर्ट से पहले डाइवर्ट हो चुके थे। लिहाजा हम कहते हैं कि जलसा भरना तो आसान है, लेकिन आप बक्से कैसे भरेंगे? बक्से इस दफा नहीं भरे जाएंगे। इस दफा यूथ जो है, बहुत सी यूथ आपकी वोटर बन चुकी है और वो यूथ जो है अपने बक्से की हिफाजत करेगी। इस दफा आरटीएस धुंध आरओ इलेक्शंस नहीं होगा। अगर खुदा ना खास्ता अगर वो बक्से की हिफाजत होगी पंजाब में, तो वो आपके हक में तो नहीं होगी। यानी आप भी ये कह रहे हैं कि यूथ बक्से की हिफाजत तहरीक इंसाफ के हक में करेगी? हम ये नहीं कह रहे, तहरीक इंसाफ के ही कह रहे हैं आप भी। हम ये देखें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे हक में वोट डाले जाएं। अब देखें, ये अभी से मैसेजिंग कर रहे हैं। देखें, पंजाब डोमिसाइल के लिए फायदा ये है कि उनको हमेशा सिंपल मेजोरिटी या 2/3 मेजोरिटी दी जाती है, और सिंध में हमेशा सिंध का जब वज़ीर आज़म आते हैं तो उसको कहा जाता है कि आप इत्तेहादी हुकूमत चलाएं। 2008 से 13 तक हमने भी इत्तेहादी हुकूमत चलाई थी, हमें भी मुश्किलात थी, लेकिन हमने मुश्किलात में परफॉर्म किया। अब ये मैसेजिंग कर रहे हैं कि नहीं, हमें वन पार्टी सिस्टम चाहिए, सिर्फ हमें मेजोरिटी चाहिए, बाकी हमें कोई इत्तेहादी नहीं चाहिए, फिर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि 16 महीने हम परफॉर्म नहीं कर सके, बस इत्तेहादी हुकूमत थी। लिहाजा ये चीज़ें जो हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अवाम का हक है कि वो मैंडेट दें जिस जमात को देते हैं, वो चाहे हमें दें। तलाल साहब, ये जलसे में आप लोग ले आए, बैलेट बक्स में वोट कैसे लेके आएंगे? आपने तो खुद ने इलेक्शन लड़ना है, कैसे लेके आएंगे? वो कह रहे हैं अवाम हिफाजत करेगी यूथ। मैंने आपको कहा कि 2018 सबसे मुश्किल इलेक्शन था नून लीग के लिए, जब सब कुछ आरटीएस बैठ गया था, जब पंजाब में हर कुछ सख्तियां, नाअहलियां, मुकदमे, हमारी क़यादत भी नहीं थी, हम सब लोग मुकदमों की जद में थे, लेकिन पंजाब हम उस वक्त भी आरटीएस बैठाने के बावजूद जीत गए थे। बात रही, बार बार ये कहते हैं हम हमेशा वोट से ही चाहते हैं हुकूमत आए, लेकिन अगर वोट अब किसी और को नहीं पड़ता, रोड पर परफॉर्मेंस पे सिर्फ नवाज शरीफ को पड़ता है, या काम सिर्फ नवाज शरीफ ने किया है, तो इसमें तो फिर आप क्यों दूसरों को, मेरा मतलब है, ताने देते? सिंध में 3 लगातार हुकूमतें आपके पास रही हैं, आप इत्तेहादी भी नहीं थे, आपके पास सिंपल मेजोरिटी थी, क्यों ऑरेंज लाइन उधर नहीं चली? क्यों कराची का कूड़ा नहीं उठाया जाता? क्यों वहां पर कारपेट सड़कें नहीं बनी? क्यों मुफ्त दवाइयां नहीं? क्यों पंजाब की तरह उसने तरक्की नहीं की? क्यों और में उतरे तो खुशबू आती है, कराची में वो बदबू आती है? मुझे ये बताइए कि वहां पर जो स्कूलों का, जो अस्पतालों का हाल है, वो ठीक क्यों नहीं हुआ? आए परफॉर्मेंस पे बात करें, आए लोगों के मसाइल पे बात करें। ये सिंध के हेल्थ फैसिलिटीज चेक करें, SIUT चेक करें, हमारा NACVD चेक करें, हमारे लीवर ट्रांसप्लांट, दुनिया, पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में लोग सिंध जाते हैं इलाज करने के लिए। मुझे एक पंजाब का हॉस्पिटल बताएं कि लोग जाते हैं पंजाब में हॉस्पिटल में फ्री इलाज के लिए। दिल के अमराज का इलाज फ्री होता है, लीवर ट्रांसप्लांट फ्री है, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री है। आप हेल्थ फैसिलिटीज देखें, हमारे सिंध में जो हेल्थ फैसिलिटीज हमने कायम की हैं, हमने एक फलाई मनसूबा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो शुरू किया है। इस वक्त 95 लाख खवातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रही हैं, और दुनिया में वो वाहिद प्रोग्राम, इसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है कि वाकई फलाई प्रोग्राम है। फिर आप करेंगे पंजाब में कैंपेन कि हम सिंध जैसा बना देंगे पंजाब को? मैं बिल्कुल करेंगे, और इंशाल्लाह हम अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, और हम PMLN को भी दावत देंगे कि हमारी हुकूमत में शामिल हो। 2008 में भी हमने दावत दी थी। वो कह रहे हैं परफॉर्मेंस में वोट मांगेंगे, वो कह रहे हैं हम करेंगे ये कैंपेन। देखिए, सोशल मीडिया और मीडिया की वजह से अब झूठ नहीं बोला जा सकता। मुझे ये बताइए कि 15 साल हुकूमत किए, 3 हुकूमत राब्ता सही नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में पीर को फर्द जुर्म आयद होने के बाद आज उनके वकला ने इस फर्द जुर्म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और मौक़िफ़ अपनाया है कि ट्रायल कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करते हुए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। इमरान खान ने अपने वकला सलमान सफदर और खालिद यूसुफ के जरिए दायर की गई दरख्वास्त में इस्तदा की है कि फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई कलअदम करार दी जाए। दरख्वास्त में मुकदमे के मुद्दई यूसुफ नसीम खोकर और रियासत को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त के मुताबिक मुकदमे की नकूल तकसीम करने के 7 दिन बाद चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट ने 7 दिन के कानूनी तकाजे को भी मद्देनजर नहीं रखा। ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फर्द जुर्म आयद की। ट्रायल भी जल्दबाजी में मुकम्मल करना चाहती है। आला अदलिया की ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने या जल्द मुकम्मल करने की कोई हिदायत नहीं है। जल्दबाजी में ट्रायल आगे बढ़ाने से बुनियादी आईनी हुकूक मुतासिर होंगे। मरकजी सबूत यानी साइफर की अदम मौजूदगी में ट्रायल आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। खुसूसी अदालत का 23 अक्टूबर का ऑर्डर कलअदम करार दिया जाए। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की कानूनी टीम जेल में सिक्योरिटी केस में जमानत और वकला से मिलने की इजाज़त ना मिलने पर मुसलसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट से रुजू कर रही है और यह मौका अख्तियार कर रही है कि इमरान खान को भी वही सहूलियात और रिलीफ दिया जाए जो नवाज शरीफ को दिया जा रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जानिब से इमरान खान की जेल में सिक्योरिटी की दरख्वास्त
दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सुप्रिंटेंडेंट जेल को बुला लेते हैं, वो आकर बता देंगे कि क्या सहूलियात और इकदामात किए जा रहे हैं। इस दरख्वास्त पर ऑर्डर करके अगले हफ्ते केस दोबारा लगा देंगे। इस पर बुशरा बीबी के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि पहले महफूज किए गए फैसले तो सुना दें, फिर इन केसेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो सहूलत नवाज शरीफ को दी जा रही है बाकियों को भी फराहम की जाए। इस दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब दिया कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जेल मैनुअल के तहत सहूलियात हासिल हैं। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जेल सुप्रिंटेंडेंट को इसीलिए बुला रहा हूं ताकि तसल्ली हो जाए कि अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद अदालत ने केस अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया, जबकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल बेंच ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशा खाना नैब केसेस में एहतसाब अदालत की इमरान खान की जमानत की दरख्वास्तें दोबारा बहाल करने की दरख्वास्त पर भी समाअत की। समाअत के आगाज़ में ही अदालत ने इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा से सवाल किया कि क्या चेयरमैन पीटीआई इमरान खान गिरफ्तार तस्वुर नहीं होंगे। इस पर लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि नैब का अपना बयान है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, नैब का अपना तरीक़ाकार है, चेयरमैन नैब वारंट जारी करता है। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मौजूद हैं। दलाइल जारी रखते हुए लतीफ़ खोसा ने कहा कि इमरान खान के लिए अलग और दूसरों के लिए अलग कानून है। इस पर अदालत ने नैब से पूछा कि आपने ज़ेर हिरासत होने के बावजूद अभी तक तफ्तीश शुरू क्यों नहीं की। इस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना दोनों केसेस में वारंट गिरफ्तारी मौजूद हैं। कानूनी तौर पर इस तरह हम तफ्तीश नहीं कर सकते। इस पर बेंच में मौजूद जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि एक शख्स गिरफ्तार है तो नैब अपने मुकदमात में भी इससे तफ्तीश क्यों नहीं कर रहा, जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि यही बात तो हम भी कर रहे हैं। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने जवाब दिया कि आप ये बात नहीं कर रहे, आप तो जमानत की दरख्वास्तें बहाल कराने की दरख्वास्तें लाए हैं। इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अबूरी जमानत बहाल की जाए। इस पर रद्दमल देते हुए जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि एक शख्स गिरफ्तार हो चुका है तो अबूरी जमानत कैसे बहाल हो सकती है। तो लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि इसी अदालत के दूसरे बेंच ने हमारी 6 मुकदमात में अबूरी जमानत बहाल की है। तो इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जिस बेंच ने यह ऑर्डर पास किया मेरा उससे इख्तिलाफ राय है, मैं ये केस नहीं सुन रहा। जिस बेंच ने यह फैसला दिया वही ये केस सुनेगा। मेरा मौक़िफ़ यह है कि एक शख्स गिरफ्तार है तो दीगर मुकदमात में भी गिरफ्तार करार दिया जाएगा। ये कहते हुए जस्टिस बाबर सत्तार ने खुद को बेंच से अलग कर दिया, जबकि अब इन दरख्वास्तों पर आइंदा समाअत 6 नवंबर को चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान के वकला ने आज एक बार फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनने वाली खुसूसी अदालत से रुजू किया और इमरान खान से मुलाकात न होने की शिकायत की। आज जज अब्बुल हसनात की अदालत में इमरान खान के कानूनी उमूर के तर्जुमान नईम पंचोता पेश हुए और जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन से कहा कि आपके ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं होता, जेल में वकला को चेयरमैन पीटीआई से नहीं मिलने दिया जाता। इस पर जज अब्बुल हसनात ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में मामला चलते हैं। समाअत के दौरान नईम पंचोता ने मजीद कहा अडियाला जेल में कमरा अदालत बहुत छोटा है, जिस पर जज ने जवाब दिया कि इमरान खान के सेल की दीवार तुड़वा दी, कमरा भी तुड़वा दूं क्या। नईम पंचोता ने मजीद कहा कि इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश करने पर बहाने बनाए जा रहे हैं। सुप्रिंटेंडेंट जेल जान को खतरे का बयान देता है, जिस पर जज ने कहा कि इमरान खान अहम शख्सियत तो हैं, उनकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। जिस पर नईम पंचोता ने कहा कि इन्हीं इदारों ने इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दी, हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, नवाज शरीफ को तो इन्होंने पूरी सिक्योरिटी दी है, इमरान खान अपनी सिक्योरिटी खुद लाते थे, इमरान खान को सिक्योरिटी देना इंतजामिया का काम है, इंतजामिया नहीं दे रही। इस पर जज ने रिमार्क दिया कि कानून के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देना है। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से मेरी 1 घंटा बात हुई। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि वो जेल में महफूज महसूस कर रहे हैं। आज जाकर पूछें इमरान खान से, क्या उन्होंने मुझसे जेल में महफूज होने की बात नहीं की। इमरान खान के जेल में महफूज होने से मुताल्लिक बयान को भी सुप्रिंटेंडेंट जेल को देखना है। अभी तक इमरान खान की जान को तहफ़्फ़ुज़ देकर केस बहुत आसानी से चल रहा है। मैंने 20 साल वकालत की, वकालत करना आसान है, जज की कुर्सी पर बैठना मुश्किल है। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान से मुताल्लिक कोई डायरेक्शन मिली। तो इस पर नईम पंचोता ने जवाब दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे मामला पेंडिंग रहते हैं। जिस पर जज अब्बुल हसनात ने कहा कि मुझे कोई एक ऐसी मुलाकात से मुताल्लिक दरख्वास्त बता दें जो मैंने मुस्तरद की होगी। तो नईम पंचोता ने जवाब दिया कि आपने दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद की, फर्द जुर्म रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद की। तो इस पर जज ने उन्हें कहा कि कानूनी दरख्वास्तों की बात ना करें, मैं मुलाकात से मुताल्लिक दरख्वास्तों का कह रहा हूँ। मैंने सुप्रिंटेंडेंट जेल को शटअप कॉल दी थी, साइकिल उसी वक्त चेयरमैन पीटीआई को मुहैया कराई थी। आप मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू कर रहे हैं। जबकि इसके बाद जज अब्बुल हसनात ने इमरान खान की वकला से मुलाकात से मुताल्लिक सुप्रिंटेंडेंट जेल को हिदायत जारी कर दी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा IMF का वक्त 2 नवंबर को आ रहा है, क्या जायज़ा मुकम्मल हो पाएगा, क्या हुकूमत पूरे एतमाद है कि टारगेट पूरे कर लिए। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तानी मईशत के लिए अगला हफ्ता इंतहाई अहम होगा, क्योंकि IMF के मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट के रिव्यू के लिए IMF का जायज़ा मिशन 2 नवंबर को पाकिस्तान आएगा, जिसकी क़यादत
नेथन पोर्टर करेंगे और इस बात की तस्दीक खुद IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा एस्टर पेरेज ने कर दी है। और अगर ये जायजा मिशन पाकिस्तान के इकदाम और अहदाफ की उसूली से मुतमईन हुआ तो ही IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड दिसंबर में पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर्स की दूसरी किस्त जारी करेगा। ज़राए का दावा है कि हुकूमत पूरे एतमाद है कि पाकिस्तान ने पहली छमाही में IMF के अहदाफ हासिल कर लिए हैं। टैक्स महसूला टारगेट से ज़्यादा रही हैं, प्राइमरी सरप्लस का टारगेट भी हासिल कर लिया है। मगर दूसरी तरफ बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजाम के हवाले से खदशात अपनी जगह बरकरार हैं। 12 अक्टूबर को अपनी मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया आउटलुक रिपोर्ट में IMF पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात और कम ज़र मुबादला के ज़खायर पर बात कर चुका है और कह चुका है कि स्टेट बैंक के 7.5 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर महज 1.5 माह की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं और इस माली साल में बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए पाकिस्तान के पास फाइनेंसिंग काफ़ी नहीं है। जबकि शहबाज राना की खबर के मुताबिक हुकूमत ने इस माली साल में 20 अरब डॉलर्स के बैरूनी कर्जों का टारगेट रखा है। मगर अब हुकूमत के अपने अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान की इस माली साल में बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात और ज़रूरत में एक बड़ा फ़र्क है। जबकि 19 अक्टूबर को जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक सितंबर में मुसलसल दूसरे महीने भी कर्जों की सूरत में डॉलर्स के इनफ्लोज में कमी आई है। सितंबर में पाकिस्तान सिर्फ 32 करोड़ डॉलर्स ही हासिल कर सका है। इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के मुताबिक जुलाई में पाकिस्तान ने 2.89 अरब डॉलर्स मौसूल किए और अगर इनमें IMF से मिलने वाले 1.1 अरब डॉलर्स मिला दिए जाएं तो जुलाई में मौसूल होने वाला कर्ज तकरीबन 4 अरब डॉलर्स बनता है। आला सरकारी ज़राए ने द न्यूज़ को बताया है कि गुज़िश्ता 2 महीनों से पाकिस्तान की डॉलर्स में बैरूनी कर्ज हासिल करने की सलाहियत दोबारा पहले जैसी हो गई है। जहां अगस्त में पाकिस्तान सिर्फ 31 करोड़ 60 लाख डॉलर्स और सितंबर में सिर्फ 32 करोड़ डॉलर्स ही हासिल कर सका है। खबर के मुताबिक अस्करी इस्टेब्लिशमेंट ने इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज की मुशावरत से एक्सचेंज कंपनीज और स्पेकुलेटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया, जिसके नतीजे में रुपए और डॉलर में फ़र्क बेहतर हुआ। लेकिन ऐसे इंतजामी इकदाम की भी एक हद होती है। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना। शहबाज राना साहब, बहुत शुक्रिया मशो में ज्वाइन करने के लिए। सब पहले तो ज़ाहिर है इस बारे में कयास रवैया होती थी, जो रवैया इसहाक डार साहब का रहा था उसके बाद कि IMF आएगा भी या नहीं आएगा, फिर वो नहीं आते थे, फिर वज़ीर आज़म इन्वॉल्व होते थे। अब कम से कम ये हुआ है कि उन्होंने पहले ही कह दिया हम 2 नवंबर को आ रहे हैं। जब आ रहे हैं तो इस बात का कितना इम्कान है कि पाकिस्तान का जायज़ा भी कामयाबी से हो जाएगा? हुकूमत कितनी पूरे एतमाद है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाहज़ेब साहब। अगर कोई मिशन आने के लिए तैयार हो जाए और स्मूथली तैयार हो जाए विदाउट इफ़ एंड बट्स, तो इसका मतलब है कि आपका 60 से 70% जो काम है वो ऑलमोस्ट हो जाता है। बाकी कुछ 30 से 40% चीज़ें रह जाती हैं जिसको जायज़ा मिशन के दौरान आपने सॉर्ट आउट करना होता है। इसको 2 हिस्सों में देखने की ज़रूरत है, एक इसकी पोलिटिकल साइड है और एक इसकी इकनॉमिक साइड है। 3 मेजर एरियाज़ हैं या 4 जो इकनॉमिक साइड के ऊपर देखने वाले होंगे। एक फिस्कल परफॉर्मेंस है, वो बाय एंड लार्ज इनकी फिलहाल जो पहला इसका समाई का जायज़ा होगा जुलाई सितंबर की पीरियड का, उसमें ठीक है। इनकी जो मॉनेटरी साइड पे कुछ अहदाफ थे, मेरी आज भी गवर्नर स्टेट बैंक से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर कंफर्टेबल हैं। तीसरी साइड इनकी पावर सेक्टर की थी। पावर सेक्टर के हवाले से मेरी कल बात हुई थी एनर्जी मिनिस्टर मोहम्मद अली साहब से, वो कह रहे हैं हम भी कंफर्टेबल हैं। तो यहाँ पे मुझे अपेरेंटली पहले समाई का जो अहदाफ थे उसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है। इशू ये होता है कि IMF सिर्फ उस जायज़ा मिशन तक नहीं रहता, वो इससे आगे देखता है। तो जब वो इसे आगे देखेगा, अगले क्वार्टर्स का देखेगा, तो वहाँ पे अभी कोई भी बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती। अब जो इनका वीक एरिया है ऑन इकोनॉमिक साइड, जैसे आपने जिक्र कर दिया है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप है 20 अरब डॉलर प्लस की, अगर आपको कर्जे चाहिए और उसमें यूरो बॉन्ड 1.5 अरब डॉलर खुद हुकूमत कह रही है बड़ा मुश्किल होगा। जो इनके तकरीबन 4.5 अरब डॉलर के फॉरेन कमर्शियल बैंक्स के नॉन चाइनीज लोन्स थे, उसमें कोई 2.9 या 3 बिलियन डॉलर का शॉर्टफॉल देख रहे हैं। ये तो 4.5 अरब डॉलर दोनों का मिला के, यूरो का और 3 का, ये 4.5 अरब डॉलर हो गया। इसके अलावा भी कोई 1.5 से तकरीबन 1.5 अरब डॉलर तक कोई और शॉर्टफॉल भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अब रिव्यू होंगी। जो एक और इनकी सॉफ्ट बैली होगी वो इनकी होगी एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट के ऊपर। अब आपने देखा कि पिछले 2-3 दिन से एक रिलैक्स लग रहा है कि रुपए को या डॉलर को इन्होंने किया है और प्राइस ग्रेजुअली ऊपर जा रही है। तो आई टेक इट एज अ प्रील्यूड टू द IMF टॉक्स। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल साइड के ऊपर। पॉलिटिकली IMF की ऐसा तो कोई शर्त होती नहीं एक्सप्लिसिटली। आप इसकी एक एग्जांपल ले लीजिए, जो चाइना के साथ हमारे जो इकोनॉमिक मामला हैं उसके ऊपर IMF का भी एक्सप्लिसिट कंडीशन नहीं लगा था, लेकिन इनडायरेक्टली आपको वो चाइना के साथ बहुत सारे प्लान्स आगे नहीं बनने देता। ML1 की सॉवरेन गारंटीज का वो इनडायरेक्टली उसको कवर कर लेगा, या फिर वो जो IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके हवाले से कुछ वो बात करेगा, बट वो पॉलिटिकली सीधी बात नहीं करेगा। यहाँ पे शाहज़ेब खानज़ादा साहब जो इशू आएगा
वो इलेक्शंस की तारीख है। ये मैंने अपनी खबर में मेंशन भी किया है, और ये मेरी जो बैकग्राउंड में कुछ लोगों से, IFIs के लोगों से बातें हुई हैं, और कुछ जो हमारी जो वज़ीर ख़जाना उनकी वहाँ पे मोरक्को में जो वर्ल्ड बैंक और IMF के लोगों से बात हुई, तो वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बड़े सीरियसली रेज हुए हैं कि इलेक्शंस कब होंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक है इस प्रोग्राम के साथ और अगला प्रोग्राम जो हमने साइन करना है। और सेकंड उसके जो क्वेश्चन ये था कि SIFC का मैंडेट क्या है, कितनी इफेक्टिव है, क्या इसकी लीगल अथॉरिटी है, और तीसरा इंटरिम गवर्नमेंट का मैंडेट क्या है। तो ये 3 क्वेश्चन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इम्प्लिसिटली ये चीज़ें आपकी रिव्यू टॉक्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक इंडिकेट किया हुआ एंड वीक जो है वो बात करें जनवरी की, तो अगर वहाँ पे क्लियर डेट आ जाती है तो वो इससे काफ़ी सहूलत मिल जाएगी। और मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि जो बैरूनी फाइनेंसिंग का मसला है, ज़ाहिर है आपने बताया था कि एक होल बाकायदा नज़र आता है, अब IMF भी अपने कंसर्न्स का इजहार कर चुका है, इसके लिए क्या सोच रही है हुकूमत? ज़ाहिर है बैरूनी मार्केट्स में तो नहीं है रूम के हम कोई वहाँ से जाके पैसे रेस कर सकें, इंटरेस्ट रेट्स भी हाई हैं, लिक्विडिटी के मसाइल हैं, क्या सोच रही है हुकूमत? क्या फिर दोस्त ममालिक से मांग रहे होंगे पैसे? फ्रैंकली शाहज़ेब साहब, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है हुकूमत के लिए। जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट्स की इन्वायरमेंट है, ओवरऑल जो ग्लोबल इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, हुकूमत के पास बहुत ऑप्शंस नहीं है। आपने जो दोस्तों को जितना आपने एक्सप्लॉइट करना था वो आपने कर लिया, वो भी एक मैक्सिमम लेवल पे आपको ले के जा चुके हैं। जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन डेवलप हुई है, दिस इज़ नेगेटिव फॉर पाकिस्तान, क्योंकि अब वहाँ पर जो पोलिटिकल प्रायोरिटीज़ चेंज होंगी उससे और बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में चेंज हो जाएंगी। तो इनके पास ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल ये मांग रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, चाइना से, राइट लेफ्ट से, वहां पे इनको थोड़ी बहुत स्पेस मिल भी जाएगी जो अल्टीमेटली हुकूमत करने जा रही है, क्योंकि जो ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स पाकिस्तान की होती हैं, जिसमें आप गैर मुल्की कर्जों की अदायगी और प्लस करंट अकाउंट का खसारा, उसकी फाइनेंसिंग, वहां से अब ये स्पेस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इंपोर्ट्स को कब किया जा रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बढ़ पा रही, रेमिटेंसेस के ऊपर इनकी कोशिश है। वहां से अगर $1.5-2 बिलियन की वहां से स्पेस क्रिएट कर ले इंपोर्ट्स कब करके, तो वहां से इनको थोड़ा सा फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएंगी, उतना ही इधर से इनकी जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो जाएंगी फाइनेंसिंग के हवाले से। लेकिन फिर भी एक गैप रह जाएगा, और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि IMF जून 2024 तक का गैप नहीं देख रहा। IMF 31 मार्च 2024 तक का गैप देख रहा है। उसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इनके कुछ अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, बट एज यू सेड ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत ब्राइट ऑप्शन भी नहीं है। बहुत शुक्रिया शहबाज राना, तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर बात कर रहे थे। कतर, तुर्की, सबके बड़े वाज़ेह बयान सामने आ रहे हैं। गज़ा की सूरत हाल पर आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। गज़ा में इसराइली जारहियत ने आलमी सियासत में हलचल मचाई हुई है। फिलहाल जंगबंदी का तो कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इल्ज़ाम, सख्त बयान और राब्तों में मज़ीद तेज़ी देखी जा रही है। कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के फ़लस्तीनियों की हिमायत में बयान के बाद इसराइल ने उनके इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। और अब तुर्किया भी इस तनाज़े में हमास की हिमायत में खुलकर सामने आ गया है और उसने नई आलमी जंग छिड़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया है। साथ ही कतर ने भी सख्त पोजीशन इख्तियार कर ली है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की लेबनान में हमास और इस्लामी जिहाद के रहनुमाओं से अचानक मुलाकात हुई है। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के तनाजुर में आलमी सियासत की ये वो मंजरकशी है जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सामने आई है। गुज़िश्ता रात अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब करते हुए कहा था कि इस बात को तस्लीम करना ज़रूरी है कि हमास के हमले अचानक तन्हाई में नहीं हुए हैं। फ़लस्तीनी अवाम 56 साल से घुटनज़दा कब्ज़े का शिकार है। इस बयान के बाद इसराइल का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हमास के हमलों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, मगर इसके बावजूद इसराइल ने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि वो हमास के हमलों को जस्टिफाई कर रहे हैं, लिहाजा वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के नुमाइंदे ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अपने बयान पर माफ़ी मांगें या मुस्ताफ़ी हो जाएं। सिर्फ यही नहीं, इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात मनसूख कर दी है। साथ ही इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों को वीज़े जारी करने से भी इनकार कर दिया है और वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा को भी आंखें दिखा रहा है, मगर ताकतवर तरीन मगरबी ममालिक खामोश खड़े हैं। ताहम गज़ा में बढ़ती हुई इसराइली जारहियत पर तुर्किया और कतर ने सख्त रद्द-ए-अमल जारी किया है। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोआन ने इसराइल का दौरा मनसूख कर दिया है और तुर्किया के सदर ने पार्लियामेंट में अपनी पार्टी के अरकान से खिताब करते हुए कहा कि मगरिब और इसराइल के लिए हमास दहशतगर्द तंजीम हो सकती है, लेकिन हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं है, बल्कि वो आज़ादी पसंदों का एक गिरोह है जो अपनी सरजमीन के दिफा के लिए लड़ रहे हैं। गज़ा पर हमले और इसराइल की हिमायत कत्ल में इसराइल की मदद करने के मुतरादिफ है। मगरिब की जानिब से इसराइल के लिए आंसू बहाना धोखादही है। देरपा अमन और जंगबंदी के लिए मुस्लिम ममालिक को मिलकर इक़दाम करने चाहिए। एर्दोआन ने मजीद कहा कि वो इस गैर इंसानी जंग की वजह से इसराइल का दौरा मनसूख कर रहे हैं।
लेकिन इसराइल ने तुर्किया के सदर के इस बयान की मजम्मत की है। मगर सिर्फ यही नहीं, आज तुर्किया और कतर के वज़ीर ख़ारजा की दोहा में मुलाकात भी हुई है, जिसमें इसराइल फ़लस्तीन जंग के फैलाव का खदशा जाहिर किया गया है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने आलमी जंग छिड़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक उनका कहना था कि हम तारीख के एक टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं, या तो हम मुस्तकिल अमन हासिल कर लेंगे या फिर आलमी जंग छिड़ जाएगी। हम तमाम आलमी और इलाकाई स्टेक होल्डर से मुतालबा करते हैं कि वो दानिशमंदाना आवाज़ों को सुने, लेकिन जो इसराइल के जराइम जारी रखने की हौसला अफजाई कर रहे हैं वो खुद भी इसके जिम्मेदार हैं। हम अगर फौरी तौर पर कोई कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाले दिन हमारे लिए तारीख दिन होंगे। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इसराइल को यह समझना चाहिए कि उसे तशद्दुद के साथ अमन और सलामती नहीं मिलेगी। आज की फतह कल की शिकस्त का बाइस बन सकती है। अब तुर्किया ने भी वाज़ेह पोजीशन ले ली है और इसराइल की मजम्मत में सख्त बयान जारी कर दिया है। इससे पहले कल कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल-सानी ने दुनिया को मुखातिब करते हुए पैगाम दिया था कि हम कह रहे हैं कि बस अब बहुत हो चुका। इसराइल को कत्ल करने का फ्री लाइसेंस और ग्रीन लाइट देना नाकाबिले कबूल है। साथ ही फ़लस्तीन पर इसराइल के कब्जे की हकीकत, मुहासरे और आबादकारियों को नज़रअंदाज किए जाने का सिलसिला जारी रखना भी नाकाबिले कबूल है। कतर का यह मौक़िफ़ इस लिहाज से भी अहमियत रखता है क्योंकि कतर उन ममालिक में शामिल है जो हालिया तनाज़े में इसराइली और गैर मुल्की अरगमालियों को हमास की हिरासत से छुड़वाने में मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, ईरान और अमरीका एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अमरीका कह रहा है कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए तनाज़े को हवा दे रहा है, तो ईरान का यह कहना है कि इसराइल की गज़ा पर कार्रवाइयों का असल जिम्मेदार अमरीका है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के आज जारी होने वाले बयान के मुताबिक अमरीका इसराइल को गज़ा में बमबारी की हिदायत दे रहा है। अमरीका मुजरिमों का साथी है। अमरीका गज़ा में होने वाले जराइम की किसी न किसी तरह हिदायत दे रहा है। अमरीकियों के हाथ गज़ा के महसूर बच्चों, ख़वातीन, मरीजों और दीगर के खून से रंगे हैं। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की ओपन डिबेट से खिताब करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने खबरदार किया था कि अगर ईरान या उसकी प्रॉक्सीज़ किसी भी तरह अमरीकी अफवाज पर हमलावर होंगी तो फिर वो गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि हम अपने लोगों का तेज़ी से और फैसला कुन अंदाज में दिफा करेंगे। इसके अलावा कल रात को अमरीकी सदर जो बाइडन ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन किया और उनसे फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े पर तफसीली बातचीत की। और इस हवाले से व्हाइट हाउस का जो एलामिया सामने आया उसमें हर चीज़ पर बात की गई, लेकिन जंग बंदी या सीज़ फायर के हवाले से कोई बात नहीं की गई। जबकि अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर से बातचीत के दौरान गज़ा पर इसराइली मुहासरा ख़त्म करने पर जोर दिया और कहा कि अमरीका इसराइल की फौजी कार्रवाइयों को रोकने के तरीक़ों पर फौरी तौर पर बात करे। बयानात, धमकियों, राब्तों और मुलाकातों की यह तेज़ तरीन सूरत हाल वाज़े कर रही है कि यह तनाज़ा जल्द अज जल्द हल ना हुआ तो सिर्फ खित्ते को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर कर देगा। लेकिन इस तशवीशनाक सूरत हाल और दुनिया पर इसके मुमकिन नताइज को देखते हुए भी इसराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि वो गज़ा में ज़मीनी ऑपरेशन के लिए गज़ा की सरहद पर लाखों अफवाज के साथ तैयार खड़ा है और उसे अमरीका के ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है। लेकिन ज़मीनी ऑपरेशन से पहले ही 7 अक्टूबर से अब तक गज़ा में 6,546 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 2,704 बच्चे हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 17,400 से ज़ायद हो गई है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी से 756 अफराद मारे गए हैं। गज़ा में ज़ख्मियों के इलाज की सहूलियात भी ख़त्म होती जा रही हैं। अस्पताल एक एक करके बंद हो रहे हैं। खान यूनुस के नासिर अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक सूरत हाल इतनी ख़राब है कि उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। गुज़िश्ता रात से हमने 300 ज़ख्मी और 150 लाशें वसूल की हैं। गज़ा में इसराइली बमबारी ही वाहिद मसला नहीं रही, बल्कि वहाँ पर वबाई अमराज फैलने का खदशा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मलबे के नीचे दबी हुई सैकड़ों लाशों से ताफुन फैल रहा है। साथ ही पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से लोग गंदा और मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। कुछ दिन पहले CNN के सहाफ़ी इब्राहिम दाहमन अपनी बीवी और 7 और 11 साल के 2 बेटों के साथ शुमाली गज़ा से जनूबी गज़ा की जानिब गए थे और रास्ते में बमबारी के मनाजिर उन्होंने गाड़ी चलाते हुए रिकॉर्ड किए थे और सारी दुनिया के सामने रखे थे। अब वो अपने बच्चों के साथ खान यूनुस में पनाह लिए हुए हैं और बता रहे हैं कि पानी की इतनी कमी हो चुकी है कि टॉयलेट्स के लिए दस्तयाब पानी पीने पर मजबूर हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।